भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ना एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया था। एक ऐसा मोड़ जहां एक अपमान, एक बेइज्जती ने पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया। और फिर पता है क्या हुआ? उसी एकता से एक सपना जन्मा, अपना संविधान बनाने का सपना। आज हम उसी कहानी की बात करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध और नेहरू रिपोर्ट का जन्म। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था उस ब्रिटिश कमीशन में कि पूरा का पूरा भारत अपने सारे राजनीतिक मतभेद भुलाकर उसके खिलाफ एक साथ खड़ा हो गया। कैसे हुआ ये? और फिर कहानी का दूसरा उतना ही जरूरी पहलू कि जब भारतीयों ने अपना भविष्य खुद लिखने की ठानी तो जो एकता विरोध में दिखी थी वो अचानक बिखरने क्यों लगी। इन्हीं दो सवालों के जवाब में ना भारत के भविष्य की पूरी दिशा छिपी हुई है। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन की उस चुनौती से जिसने सच में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। देखिए, हुआ यह था कि 1919 का जो एक्ट था उसमें लिखा था कि 10 साल बाद यानी 1929 में एक रिव्यू होगा। लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार को डर लग रहा था कि अगले चुनाव में लेबर पार्टी न जीत जाए। तो उन्होंने क्या किया, 2 साल पहले ही 1927 में ये कमीशन बना दिया। मतलब एक तरह की राजनीतिक जल्दबाजी थी ये। अब कागजों पर तो सर जॉन साइमन की लीडरशिप वाले इस कमीशन का काम ये देखना था कि भारत में संवैधानिक सुधार कैसे चल रहे हैं और ये तय करना था कि क्या भारतीयों को और ज्यादा जिम्मेदारियां या अधिकार दिए जा सकते हैं। तो ये जो कमीशन था, जो भारत का भविष्य तय करने वाला था, इसमें कुल 7 मेंबर रखे गए। और असल प्रॉब्लम क्या थी? वो ये थी कि इन 7 मेंबर्स में एक भी, जी हाँ, एक भी भारतीय नहीं था। सारे के सारे 7 लोग गोरे अंग्रेज थे। अब सोचिए, ये कितना बड़ा राष्ट्रीय अपमान था। मतलब कोई बाहर वाला आकर ये तय करेगा कि हम अपना घर चलाने के लायक हैं या नहीं। और ऊपर से उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्किनहेड ने तो घमंड में आकर एक बयान दे दिया। उन्होंने सीधे सीधे भारतीयों को चुनौती दी कि वो लोग कभी एक होकर अपना संविधान बना ही नहीं सकते। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस चुनौती और इस अपमान का जवाब भारत ने कैसे दिया, कैसे पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई। हुआ ये कि सारे राजनीतिक मतभेद जैसे हवा हो गए। क्या कांग्रेस, क्या मुस्लिम लीग, क्या हिंदू महासभा, लगभग हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने एक साथ आके कहा कि हम इस कमीशन का बाइकॉट करेंगे। ऐसी एकता पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन बॉम्बे उतरा तो पूरे देश में हड़तालें हुईं, जुलूस निकले। ये कमीशन जहां जहां गया, लोगों ने काले झंडे दिखाकर और साइमन गो बैक के नारे लगाकर इसका स्वागत किया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इस शांतिपूर्ण विरोध का जवाब लाठियों से दिया। प्रदर्शन करने वालों पर बुरी तरह लाठीचार्ज किया गया। हद तो तब हो गई जब लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत जैसे बड़े नेताओं को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी पीटा गया। और फिर लाहौर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। वहां प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। पुलिस ने उन पर इतनी बेरहमी से लाठियां बरसाईं कि कुछ हफ्तों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके ये शब्द आज़ादी की लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा आवाहन बन गए। तो अब लॉर्ड बर्किनहेड की उस चुनौती का जवाब देना तो बनता था, और भारतीय नेताओं ने फैसला किया कि वो जवाब शब्दों से नहीं बल्कि काम से देंगे। उन्होंने तय किया, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। और इसके लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसने मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक सब कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी। संविधान बनाने की दिशा में यह भारतीयों की पहली बड़ी संगठित कोशिश थी। और पता है, इस रिपोर्ट में जो बातें कही गईं वो अपने समय से बहुत बहुत आगे थीं। इसमें औरतों के लिए बराबर के अधिकार, सभी वयस्कों को वोट देने का हक और एक सेकुलर देश की बात की गई थी। मतलब ऐसा देश जिसका अपना कोई धर्म ना हो। ये ऐसी बातें थीं जो उस जमाने में कई वेस्टर्न देशों में भी नहीं थीं। लेकिन जितनी एकता विरोध करने में दिखाई दी थी ना, उतनी एकता इस नए संविधान के ड्राफ्ट पर राजी होने में नहीं बन पाई। जब डिटेल्स पर बात आई तो दरारें पड़ने लगीं। सबसे पहली दरार तो खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दिखी। एक तरफ थे मोतीलाल नेहरू जैसे पुराने अनुभवी नेता जिन्हें लग रहा था कि डोमिनियन स्टेटस एक प्रैक्टिकल पहला कदम है, और दूसरी तरफ थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता जिन्हें यह मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी आज़ादी।
और ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं था। इन युवा नेताओं ने अपनी बात मनवाने के लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम से एक अलग ग्रुप ही बना लिया। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना गंभीर था। और इसके बाद एक दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा गहरी दरार सामने आई, और वो थी सांप्रदायिक मतभेद की। रिपोर्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट यानी मिले-जुले चुनावी क्षेत्रों का प्रस्ताव था। इस पर और सीटों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच बात नहीं बन पाई। तो इस फूट का नतीजा ये हुआ कि भारत के भविष्य को लेकर दो एकदम अलग-अलग नक्शे सामने आ गए। यहां पर दोनों में फर्क साफ देखा जा सकता है। एक तरफ नेहरू रिपोर्ट थी जिसमें भारत के लिए एक डेमोक्रेटिक और आजाद सोच थी, और दूसरी तरफ साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो एकदम पुरानी सोच वाली थी और कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहती थी। देखिए ना, जहां नेहरू रिपोर्ट फंडामेंटल राइट्स और सबको वोट देने के अधिकार की बात कर रही थी, वहीं साइमन कमीशन की रिपोर्ट में इन चीजों का जिक्र तक नहीं था। तो फिर इन सब घटनाओं का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? आगे का रास्ता कैसे तय हुआ? और आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट का पूरा दौर एक अजीब सी कहानी बताता है। बाहर वाले का विरोध करने के लिए तो सब एक हो गए, लेकिन जब अपना घर बनाने की बात आई तो बट गए। तो क्या यही वो पल था जिसने आने वाले 20 सालों की लड़ाई की नींव रखी? एक तरफ आज़ादी की जबरदस्त मांग और दूसरी तरफ अंदरूनी फूट। सोचने वाली बात है ना?